हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपकी जो वैकेंसीज है, जैसे कि पटवार, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड, रीट, इन्वेस्टिगेटर, एसीएफ और इसके अलावा जितनी भी अदर वैकेंसी चल रही है, जैसे कि आपके जो फर्स्ट ग्रेड आने वाली है और जो एक फर्स्ट ग्रेड आई है और आपकी होम गार्ड की जो वैकेंसी आई है, इन सभी की पूरी एक प्लानिंग के साथ बात करने वाला हूं कि किस किस का एग्जाम कब कब है और किस किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। तो जो कांस्टेबल एग्जाम है दोस्तों, उसके बारे में न्यूज आ चुकी है कि 17 लाख अभ्यर्थी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स है? 17 लाख स्टूडेंट्स आपके कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, और कितने पद थे? तो 5500 थे। और दोस्तों कहा गया है कि 2 दिन के अंतर्गत 4 पारियों में कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और यह जो है एग्जाम कब कंडक्ट करने की जो है संभावना दी गई है, तो यह कहा गया है कि पहले हम मई में करवा देते एग्जाम, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हम नहीं करवा पाए थे, तो इसलिए जुलाई के अंत तक, कब देखो, जुलाई के अंतिम सप्ताह में, यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि आपका जो एग्जाम है वो कब हो सकता है, तो 23 जुलाई से लगा करके आपकी 30 जुलाई के बीच में। ठीक है, कब? 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कांस्टेबल एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो कांस्टेबल एग्जाम कब हो सकता है? 23 जुलाई से 30 जुलाई, यानी कि लगभग आपके पास में 1.5 महीना रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो है आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पारियों में आपके एग्जाम होने वाले हैं, 2 दिन में 4 पारियों में होने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। तो आपका ऑफलाइन ही होगा पेपर, ये भी आपको पता था। तो कब हो सकता है? 23 जुलाई से 30 जुलाई। अब बात करते हैं दोस्तों आपके कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई थी, वह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो वह पूरी कब तक हो सकती है, ये बात भी आपको क्लियर बता दूं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है, टिड्डी जो है दोस्तों बढ़ रही है। राजस्थान की और भी कुछ कर चुकी है और वापस से टिड्डी दल जो है आया है। तो उस टिड्डी दल पे नियंत्रण करने के लिए कृषि विभाग में भाई अधिकारियों का होना जरूरी है ना। कृषि विभाग के जो भी पद रिक्त है उनका पूर्ण होना भी जरूरी है। इसीलिए अशोक गहलोत जी, हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कहा है कि 1900 जो कृषि पर्यवेक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको जल्द पूरा किया जाएगा और 290 जो सहायक कृषि अधिकारियों की वैकेंसी आ रखी है उसे भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हम ये कि दोस्तों इसका हो सकता है कि जून एंड तक आपका जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट वगैरह शायद आ चुके हैं, एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जून एंड तक जो है आपका कृषि पर्यवेक्षक वालों स्टूडेंट का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट दोस्तों आपके 3rd नंबर पर बात आती है राजस्थान के अंतर्गत जो अभी हाल ही में संस्कृत शिक्षा विभाग ने फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी निकाली है स्कूल व्याख्याता की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंतर्गत कितनी सारी वैकेंसीज आई है और कितने पद है उसके बारे में। तो इसमें टोटल आपके दोस्तों 22 पद है और 9 सब्जेक्ट के लिए है। कितने पद है? 22 पद। कितनी सब्जेक्ट्स के लिए? 9 सब्जेक्ट्स के लिए। उसमें 9 सब्जेक्ट्स में देखो कौन कौन सी है। एक है राजनीति विज्ञान, एक है गणित, एक है अर्थशास्त्र, एक है धर्मशास्त्र, एक है ज्योतिष, एक है यजुर्वेद, एक है सामान्य दर्शन, एक है जैन दर्शन, एक है न्याय दर्शन। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा जो पद है वो है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 7 और ज्योतिष के लिए 6, उसके बाद यजुर्वेद के लिए 3। उसके अलावा सभी के लिए एक एक पद है। गणित वालों के लिए भी एक है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी एक है, दर्शन शास्त्र के लिए भी एक है, आपके सामान्य दर्शन के लिए भी एक है, और जैन दर्शन और चाहे न्याय दर्शन हो, सभी के लिए एक एक वैकेंसी है। ठीक है, और लगभग देख लीजिए जो है आपके जनरल में सभी के लिए वैकेंसी जो है लगभग दे रखी है। सभी सब्जेक्ट की जनरल में वैकेंसी है ही है। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम वगैरह देखो किस प्रकार से कंडक्ट होती है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो भी बता देता हूं। तो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है उसके अंतर्गत देखो 1 से लेकर 3, यानी कि आपकी राजनीति विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इसके लिए क्या चाहिए? 2nd क्लास जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए है। और वो भी सब्जेक्ट जो आप ले रहे हो, जैसे मैथ ली किसी ने पॉलिटिकल साइंस ली, किसी ने इकोनॉमिक्स ली है, तो उसके सब्जेक्ट में 48% मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए बीएड डिग्री के साथ में। ठीक है,
ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित है इसलिए। और आपको हिंदी रिटर्न यानी कि आपको हिंदी लिखनी और समझ में आनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर आपको आना चाहिए, वो वैसे भी आपके सिलेबस में है तो आपको आता ही है, ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। और जो 4 से लेकर 9 यानी कि धर्मशास्त्र, ज्योतिष, यजुर्वेद, सामान्य दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन के लिए है, तो उनके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम एंड सेकंड क्लास आचार्य डिग्री, इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम, ये जगह जो आपको है देखो, संस्कृत मीडियम के अंतर्गत आपको जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वह भी 48% मार्क्स के साथ ही, यानी कि दोनों में सेम ही है। बस उसमें क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो होती है वो चाहिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ना होकर के एक आचार्य डिग्री और वो उस नाम से जानी जाती है, इसलिए वो होनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। साथ ही साथ आपकी जो है आयु सीमा मिनिमम तो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 40 वर्ष के होने चाहिए। आपकी पे मैट्रिक्स रहेगी दोस्तों लेवल 12 की, कितने लेवल की? 12 लेवल की रहने वाली है, ठीक है। और दोस्तों जो आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि जो भी आपकी जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप इसमें सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो, वह व्यक्ति भी इसमें जो है दोस्तों क्या कर सकता है, पात्र है। यानी कि रनिंग वाले भी, जैसे एमएससी फाइनल ईयर रनिंग वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आप कमेंट मत करिएगा कि रनिंग वाले कर सकते हैं या नहीं, तो रनिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभ्यर्थी के लिए जो आयु छूट रहती है वो ओबीसी के लिए 5 वर्ष है, ईडब्ल्यूएस और जो अलग सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए 5 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति और जो भी एससी एसटी इनके लिए है 10 वर्ष, ठीक है। और जो भी विधवा और जो परित्याग महिलाएं होती है उनके लिए दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए अब और इसके बारे में तो देखिए, ये जो आपको पता ही है कि भाई जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल पता ही है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में प्रतियोगिता परीक्षा होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता ही है फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत। आवेदन तिथि आपकी 8 जून से लगा करके 7 जुलाई तक है, 8 जून से 7 जुलाई तक आप एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, RPSC राजस्थान gov.in पर जाकर के SSO ID वगैरह जो आप क्लिक करके आप कर सकते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये फीस कितनी है, तो आपकी फीस जो है दोस्तों 300 रुपये है। नेक्स्ट चलिए इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए, तो अब इसके बारे में आपको जो पता होना चाहिए वो आपकी सबसे मेन चीज ये आती है दोस्तों कि एग्जामिनेशन, देखो फीस वगैरह आप फिल कर ही लोगे। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो देखिए स्कीम क्या रहने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो कितने का होगा, 450 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1.5 आवर मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे आपको मिलेंगे, और सेकंड पेपर के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, यानी कि जस्ट उसका डबल मिलेगा। दोनों ही पेपरों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके एप्लीकेबल है, यानी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और वह एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो आपके 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी और समझ में आ गई है, ठीक है। अब 1/3 का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मार्क्स है उसमें से 1/3 घटाएंगे, नहीं। आप देखिए कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का है, तो 2 का 1/3 यानी कि 2/3 यानी 0.66 नंबर आपको काटना है 2 में से, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है। वैसे ये रिजल्ट आएगा तब और हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज से संबंधित होगा, और वो होगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। इसके अंतर्गत आपके राजस्थान की जो भी चीजें हैं, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फासिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ओनली, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी इंग्लिश, मतलब ये कह सकते हो कि इसके अंतर्गत रीजनिंग और मैथ्स आने वाली है, और हिंदी इंग्लिश के कुछ 2-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 40 मार्क्स का पोर्शन है। करंट अफेयर्स आपका 20 मार्क्स का है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये आपके 30 मार्क्स के हैं। और एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि REA या RTE के बारे में आपको जो है पढ़ना है, 2009 का जो एक्ट है उसके बारे में, ठीक है।
तो ये आपके जो है पहला पेपर 150 मार्क्स का होगा विथ 75 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कौन दिलवाएगा, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और लैंग्वेज एंड एबिलिटी हिंदी इंग्लिश। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्टैटिक्स का जो है पोर्शन वापस से करवाया जाए, मैंने एक बार देखिए यूट्यूब पर करवा रखा है, आप रीड की क्लास में जाकर के देखिए, वह उसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं और वापस उसमें करवा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा। बात तो यहां पर आएगी आपके लिए, जो मैं लेकर के आया हूं खास ऑफर, वो यहां पर आने वाला है। वो ऑफर ये है दोस्तों आप लोगों का कि आपने जो सब्जेक्ट ली, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट ली है, अगर दोस्तों देखो मैं जिसकी हेल्प करने वाला हूं वही सब्जेक्ट के बारे में यहां बात करेंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा उस सब्जेक्ट में जो आपकी सबसे ज्यादा टफ लगती है, मैथ सब्जेक्ट। कौन सी सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा चैनल का मोटो क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। मैं मैथ्स की यहां पर आपकी हेल्प करने वाला हूं। अब देखिए हम जो है आपकी संस्कृत लैंग्वेज जो अभी आती है, जैसे कि आपकी ये आपका यजुर्वेद है, आचार्य वेद है, इन सभी के बारे में, तो इन सभी के क्वेश्चंस वगैरह जो है वो कितने आने वाले हैं, तो देखो 150 क्वेश्चंस आएंगे। किससे, तो वरिष्ठ उपाध्याय लेवल से कितना, 55 क्वेश्चन 110 मार्क्स का, शास्त्री लेवल का 55 110, ठीक है, और आचार्य लेवल का आएगा वो 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। और इसके अलावा जो आपकी साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, यूज ऑफ कंप्यूटर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग होता है, ये आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। अब आप चाहे तो किससे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप अदर देन सब्जेक्ट्स है, तब भी आपको देखो ये तो पढ़ना ही है। फोर्थ पोर्शन तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी और आपकी जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, यूज ऑफ कंप्यूटर, आईसीटी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना ही है। तो ये तो आपके 60 मार्क्स कॉमन है। बात आती है अदर सब्जेक्ट की, तो यहां अगर किसी ने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स ली है, तो देखिए सेकेंडरी लेवल का जो उसका आएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, वो 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी आपके 12th भी जो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर रखी है तो आपको 110 मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा वेटेज होता है 110 मार्क्स सेकेंडरी लेवल का, ठीक है। फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल भी 55 नंबर का 55 क्वेश्चन आने वाले 110 नंबर के। यानी किसी स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन में मजे ही कर लिए ना, तो भी वह पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन छोड़ के भी चला जाए, केवल 20 मार्क्स का आता है यार। 300 में से 20 छोड़ो, 280 तो लाओ आप, 280 तो लाओ यार। एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये बहुत इजी आते हैं। मैं आपको करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि क्या चीजें पूछते हैं, बहुत ही इजी चीजें पूछते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 12th और ग्रेजुएशन लेवल के जो पोर्शंस है उनको ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करना है, क्योंकि वो 220 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 220 मार्क्स का है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात हमारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते, वो केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर और ग्रेजुएशन के ऊपर लगे रहते हैं, और 12th को तो समझते हम कर लेंगे। अरे भाई 12th को समझ पहले, फिर ग्रेजुएशन पे पहुंच, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर समय रहता है तो तैयार कर, वरना मत कर, कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र 20 नंबर की है दोस्त, 300 में से 280 मार्क्स अदर सब्जेक्ट के हैं, उनको तैयार करिए, ठीक है। तो मैं इसमें आपकी क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं। सेकेंडरी लेवल की जो भी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उसके लिए मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे सीनियर का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट का हो, चाहे पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सब चल रहा है। मैथ्स पेडागोजी ऑलरेडी चल रही है, अब जाकर के देखिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बारे में आपका सिलेबस वगैरह भी डिस्कस हो चुका है। अब इसमें आपका जो भी ये देखो शर्त वगैरह, तो ये आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम देखिए नेक्स्ट एक पेज ले लेता हूं मैं, देखिए कि आपके एग्जाम आता है एक तो ACF, और एक आता है आपके इन्वेस्टिगेटर, और एक आता है आपके पटवार, ठीक है। तो देखिए ACF एग्जाम, इन्वेस्टिगेटर और पटवार, तो इन्वेस्टिगेटर और पटवार के एग्जाम तो करवाएगा आपका RSMSSB। तो वो RSMSSB जो है वो बहुत जल्द आपके सामने इनके एग्जाम डेट घोषित कर देगा। जैसे ही ये जून मंथ जाएगा उसके बाद में आपकी हो सकता है कि जुलाई में इनकी डेट वगैरह घोषित हो जाए। कब, जुलाई तक इसकी संभावनाएं है कि पटवार और इन्वेस्टिगेटर की एग्जाम डेट घोषित हो सकती है, ठीक है। और ACF एग्जाम की डेट बहुत जल्द हो सकता है जून एंड तक आ जाए। जून एंड तक जो है
ACF एग्जाम की डेट आ सकती है। कब तक? जून एंड तक, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी सभी एग्जाम्स की डेट आने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा अब जो है बहुत फास्ट RPSC और RMSSB बोर्ड काम कर रहे हैं। इन्होंने वैकेंसी निकालने का भी बोला, आपने देखा होगा RMSSB के पास में इन्होंने जो है अधिसूचना भेज दी है। किसकी दोस्तों? आपके ग्राम सेवक की, TRA की, और जो आपकी तहसीलदार वगैरह पोस्ट जो होती है उनके लिए भेज दी गई है। लैब टेक्नीशियन जो शिक्षा विभाग आपके चिकित्सा विभाग में होते हैं उनके लिए भेज दिया गया है। तो बहुत जल्द वैकेंसी पे वैकेंसी आने वाली है। SSC ने भी आपकी जो है एग्जाम डेट घोषित कर दी है, UPSC ने अपनी एग्जाम डेट घोषित कर दी है, और अदर स्टेट के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। कोई स्टूडेंट अगर CTET की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। सभी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। मतलब अब आप जो है दोस्तों ये कोरोना करते हुए जो टाइम वेस्ट कराना, ये कोरोना का अब समय गया। अब अपना समय बदलिए, अपना टाइम आएगा। वो जो गीत सुना है ना, ये जो सॉन्ग सुनते रहते हो, अपना टाइम आएगा। अरे अपना टाइम लाना पड़ता है, अपना टाइम आता नहीं है कहीं से। अपने टाइम को लाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, तब जाते आपका सिलेक्शन होगा। बिना मेहनत के कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। आपको कम से कम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ना होता है, तब जाते आपका सिलेक्शन होता है। और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम को निकालने के लिए 10-10 घंटे पढ़ना होता है। ये केवल जो है कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आपको कि भाई 1-2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हुआ। नहीं होता है, 1-2 घंटे में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किसी के बहकावे में ना आए, केवल पढ़ाई पर फोकस करें और पढ़ाई ही ज्यादा से ज्यादा करें। अपना टाइम जो है दोस्तों 90% पढ़ाई पर दीजिए, 10% आप अदर एक्टिविटीज में दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। वीडियो जो है अदर बहुत सारे देखिए, आप यूट्यूब पर कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी वो पागलों की तरह पेड कोर्स अगर कोई लॉन्च करा तो उनको गालियां दे रहे हैं। अरे उनकी गालियां मत दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गालियों से। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे। आपको जो काम करना चाहिए वो करिए, फ्री में ही इतना अवेलेबल है, क्यों उनको गालियां दे रहे हो? सभी देखो दोस्तों, सभी यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं उनका टारगेट ही होता है भाई, जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है वो ये चाहते हैं कि हम पढ़ा करके पैसा कमाएंगे। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। और आप जो है अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ये नहीं करें कि आप जो है उनको वो कर रहे हैं और कहीं पर बस वीडियो देखते जा रहे हो। अरे पढ़ाई करो, नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर प्रॉपर स्टडीज कैसे करें, आप यूट्यूब पर प्रॉपर जो है पढ़ाई कैसे करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कितना टाइम यूट्यूब को देना चाहिए, इससे संबंधित एक प्रॉपर वीडियो लाया जाए तो मैं वो आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। आप कमेंट करिएगा। और आज की इस वीडियो में जो जो जानकारी दी है आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी एग्जाम्स आने वाले हैं, बस तैयारियों में लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू।